तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हो सकता है कभी आपने नाम सुना हो TIR के बारे में, तो उसके बारे में आप डिटेल स्टडी कर रहे हैं, बहुत ढंग से मेरी बात को समझना। सबसे पहली बात TIR के अंदर, लाइट का TIR तभी पॉसिबल हो सकता है जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी। तो अपन ने मान लिया एक बल्ब डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, ऊपर रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, डी का मतलब डेंसर, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। अब लाइट यहाँ से ट्रेवल करते हुए जब बाहर रिफ्रैक्ट होगी तो हर बार TIR नहीं होगा। अब TIR कब होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर लाइट आई, ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। सिमिलरली लाइट और इधर आई। अब आप सोच के देख सकते हो, क्या ये वाला जो एंगल आई है और ये वाला जो एंगल आई है, दोनों में से कौन सा एंगल आई बड़ा होगा? अगर मैं इसको I1 लिख देता हूं तो ये R1 हो गया, ये I2 हो गया, तो R2 क्या होगा उसके बारे में सोच रहे हैं। I1 और I2 में से कौन बड़ा है देख के बताओ, क्या I2 ज्यादा बड़ा है? इसका मतलब अगर I बढ़ेगा तो एंगल R भी बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो इसका मतलब ये लाइट और बेंड हो गई। अगर ये लाइट और बेंड हो गई, यहां तक आ गई, तो मैं कह रहा हूं लाइट और इधर आई। अब वापस सोच के देखना, क्या ये वाला जो एंगल I3 है ये I2 से भी बड़ा है? तो क्या ये जो एंगल R है ये R और बढ़ेगा? ये इतना बढ़ जाता है कि एक पॉइंट पर तो ये जो लाइट है ये अलोंग द सरफेस चल जाती है, और इस पॉइंट पे इसका जो नॉर्मल से एंगल बना वो क्या बन जाता है? 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो बेटा, मैंने यहां पर इसका डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ध्यान देना डेंसर टू रेयरर बोले, देन एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा सी। तो वो मैंने यहां पर कर दिया। अब सोचो, इसके बाद लाइट और इधर आती है, अब क्या होगा? क्या ये वाला जो एंगल है ये थीटा सी से ही बड़ा हो गया? मतलब ये वाला एंगल I इज मोर देन थीटा सी हो गया। उस केस में बेटा लाइट अंदर TIR हो जाएगी। इस केस को कहते हैं TIR। इसका मतलब जब एंगल I की वैल्यू थीटा सी से बड़ी होगी तभी TIR होगा। तो TIR का मतलब इतना हुआ कि जो भी लाइट रे एंगल I मोर देन थीटा सी पर इस सरफेस पर टकराएगी जब डेंसर से रेयर जाएगी, तब उस केस में सारी की सारी लाइट वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मैंने बोला सारी की सारी लाइट, इसलिए वर्ड क्या है? टोटल इंटरनल, बिकॉज अंदर ही हुआ है रिफ्लेक्शन। पर एक कभी पॉसिबल है, ध्यान रखना 2 पॉइंट, जब डेंसर से रेयर मूव करे और एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बेटा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? जिस पर एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। अब मैं इसी के बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला बना रहा हूं। तो बेटा मैं यहां पर ये तीनों तक तो क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है? अगर ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अपन स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। अब मैं स्नेल्स लॉ यूज कर रहा हूं इस वाले के पार्ट के लिए। अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज कर रहा हूं तो देखो मैं क्या लिखूंगा, म्यू डी साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू आर साइन 90। क्या साइन 90 1 हो जाएगा? इसका मतलब साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू आर बाय म्यू डी। जो ये म्यू आर बाय म्यू डी आया है, म्यू आर क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर, म्यू डी क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो बेटा आप सोचो, कुछ दिनों पहले अपन ने सीखा था स्नेल्स लॉ में, म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल टू V2 बाय V1, या फिर म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू V1 बाय V2। तो यही चीज भी किसके और इक्वल हो सकती है? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं म्यू आर बाय म्यू डी किस किस के बराबर हो जाएगी? VD बाय VR और लैम्डा डी बाय लैम्डा आर। बेटा इनका मतलब क्या समझे? ये म्यू आर बाय म्यू डी मतलब म्यू रेयरर का और डेंसर का, VD वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर। बताओ कहां पर वेलोसिटी लाइट की ज्यादा होती है, रेयरर में या डेंसर में? आंसर है रेयरर में। तो रेयरर में वेलोसिटी ज्यादा होगी, डेंसर वेलोसिटी कम होगी। लैम्डा डी बाय लैम्डा आर, इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट डेंसर में छोटी होती है,
और वेवलेंथ ऑफ लाइट रेयर में बड़ी होती है। तो अगर तुम्हें बहुत बार म्यू आर और म्यू डी नहीं गिवन है तब भी तुम साइन थीटा से निकाल सकते हो, वी और वी आर से या लैम्डा डी बाय लैम्डा आर से। मान लेते हैं कि बाहर का एनवायरमेंट एयर है, इफ म्यू आर इज इक्वल टू 1, उस केस में बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा सी बराबर 1 बाय म्यू। ये म्यू कौन है, म्यू डी, डेंसर का, डेंसर मतलब इस स्लैब का या इस मीडियम का, उसका म्यू है। तो साइन थीटा से कितना आ गया बेटा, 1 बाय म्यू। तो जो अभी अपन ने टीआईआर टॉपिक देखा है उसी के ऊपर अपन ग्राफ देख रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो जब लाइट ट्रेवल कर रही है कहाँ से कहाँ तक, डेंसर से रेयर मीडियम तक। तो बेटा आपके रेफरेंस के लिए वापस मैंने दो चीज़ें बनाई है, ध्यान देना। जब भी एंगल आई लेस देन और इक्वल टू थीटा सी होगा, क्या रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो डेल्टा क्या लिखूंगा, आर माइनस आई, बिकॉज बड़ा एंगल कौन सा है, आर माइनस आई। अब एंगल आर को भी अपन ना स्नेल्स लॉ से ढूंढ सकते हैं, तो मैंने लगा दिया म्यू डी साइन आई बराबर म्यू आर साइन आर। यहां से बेटा मैंने सॉल्व करके एंगल आर निकाल लिया। ये बेटा एंगल आर जो है वो यहां से निकालने के बाद मैंने इस जगह पुट कर दिया। तो देखो मेरे पास क्या है, ये जो पूरी टर्म है ना बेटा, ये वाली, ये पूरी टर्म एंगल आर है जो मेरे स्नेल्स लॉ से आई है। अब दूसरी बात, अगर एंगल आई थीटा सी से बड़ा है तो क्या लाइट का टीआईआर होगा, टीआईआर होगा तो क्या ये सरफेस जस्ट लाइक मिरर बिहेव कर रही है, तो क्या उस केस में डेविएशन क्या होता, 180 माइनस 2i। तो मुझे इन दोनों कंडीशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहली कंडीशन की इक्वेशन तो बेटा ये निकली है, इसकी जो प्लॉटिंग से इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। बेटा ग्राफ जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ, सोचो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, लाइट बिल्कुल सीधे नीचे आ रही है, एंगल आई जीरो है, तो एंगल आर भी क्या होगा, जीरो। तो क्या कोई डेविएशन हुआ, क्या नहीं हुआ ना, इसका मतलब डेल्टा कैसा होगा, जीरो, जीरो से स्टार्ट हुआ और कर्व इस अकॉर्डिंग प्लॉट होते हुए यहां पहुंच जाता है। बेटा मैंने ये जो नीचे वाला ग्राफ है ना, ये यहां तक क्यों बनाया, बिकॉज इस पॉइंट तक कौन आ गया, थीटा सी। थीटा सी क्या है, ऐसा क्रिटिकल एंगल जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना जाता है, 90 डिग्री। तो थीटा सी पर क्या एंगल आर की वैल्यू 90 होती है, तो मतलब आर कितना जाएगा, 90 डिग्री, पाई बाई 2, और एंगल आई कितना हो गया, थीटा सी जो अपन बोल रहे हैं। तो डेविएशन कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। तो देखो मैंने कहां तक बनाया, पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। बेटा ये जो कर्व बना है ये इसी इक्वेशन की प्लॉटिंग से बनेगा। अब दूसरा, ये वाला पार्ट वो है जब तक क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था। अब मैं बात कर रहा हूं इस इक्वेशन की, क्या डेल्टा वाई एक्सिस पर है और आई पर कौन, एक्स एक्सिस पर कौन है, आई है, तो 180 माइनस 2x। क्या इसको लिख सकता हूं, y बराबर माइनस 2x प्लस 180। ये तो बेटा बहुत इजी इक्वेशन हो गई, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली, m की वैल्यू -2, c की वैल्यू प्लस 180। तो क्या जो ग्राफ बन गया वो y इक्वल्स टू mx प्लस c का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, हैविंग डिक्रीजिंग स्लोप। अब बात आती है कि सर इसका ग्राफ और ये ग्राफ में ये स्पेस क्यों आई, तो उस चीज को मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। जब भी एंगल थीटा सी के बराबर था, क्या लाइट ऐसे जा रही थी, बिल्कुल जैसे ही ये वाला एंगल थीटा सी से मामूली सा बढ़ गया, आई मीन टू से मान लो थीटा सी 30 डिग्री है, अब मैं कह रहा हूं 30.0000001 डिग्री बढ़ गया, मतलब 0.00001 डिग्री बढ़ गया। तो उस केस के अंदर क्या ये जो एंगल इंसिडेंस है ये थीटा सी से बड़ा हो गया, और हल्का सा बड़ा होते ही क्या लाइट का एकदम से अंदर टीआईआर हो जाएगी। तो ये जो लाइट का इतना ज्यादा चेंज आया, ये जो डेविएशन आया, ये डेविएशन का गैप का मतलब यही वाला गैप है। वापस बोल रहा हूं एक बार और वापस ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या बोल रहा हूं कि अगर जो लाइट अगर थीटा सी पे आ रही होती, बेटा वापस डायग्राम आपको शो कर रहा हूं, लाइट अगर थीटा सी पे आ रही होती तो क्या अलोंग द सरफेस जाती, एंगल आर 90 डिग्री बनता। ये वाला एंगल अगर थीटा सी से 0.00001 डिग्री बड़ा होता तो क्या एकदम से टीआईआर हो जाता। तो लाइट का डेविएशन पहले तो इतना सही था, फिर लाइट का डेविएशन एकदम से इतना बड़ा हो गया, तो जो एब्रप्ट चेंज आया डेविएशन में उसको यहां पर मैंने शो करा है। नेक्स्ट बात, मैंने यहां पर डॉट बना रखा है, यह एक रिंग जैसा बना रखा है। इसका इतना सा मतलब है कि थीटा सी है ना वो रिफ्रैक्शन का पार्ट है, इसलिए वो रिफ्रैक्शन के अंदर काउंट होगा, और थीटा सी
TIR में काउंट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया, रिंग। इस रिंग का इतना सा मतलब है, इस थीटा सी वाले पॉइंट को छोड़कर आगे जितने भी पॉइंट है सब TIR का पार्ट होंगे, और इस डॉट का मतलब है टिल थीटा सी तक रिफ्रैक्शन है। बच्चा आप TIR पे क्वेश्चन देख रहे हैं। A container is filled with a liquid of refractive index mu up to height h. Find out diameter of disk at top of water surface from where light is coming out. अब बेटा यहां पर बात समझ रहे, डायग्राम अपने को गिवन है। इस डायग्राम के अंदर बल्ब यहां पर है, आपको बताना है ऊपर कितने एरिया में से बेटा जो एरिया बनेगा वो डिस्क शेप का बनेगा, उसमें से लाइट बाहर आ रही है। वो जो डिस्क बनी है उस डिस्क का डायामीटर क्या होगा ये अपने को ढूंढना है। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये h और ये 1, ये डायग्राम बेटा आपको गिवन है। अब इसके सोल्यूशन के बारे में कैसे सोचेंगे समझना। बेटा मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ये बल्ब वही ये वाला, मैंने बोला लाइट कब तक बाहर जाती है, जब तक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन कब तक लास्ट होता है, जब तक एंगल आई थीटा सी के बराबर होता है। तो क्या एंगल आई थीटा सी के बराबर हो गया, उसके बाद लाइट अलोंग द सरफेस जाएगी। क्या इसके बाद जो भी लाइट आएगी सब TIR के बाद अंदर आ जाएगी? इसका मतलब ये वो एरिया है जहां से लाइट बाहर इमर्ज आउट हो रही है। तो मुझे इस डिस्क का डायमीटर फाइंड आउट करना है। अब बेटा डायमीटर ढूंढना है, बात तो ठीक है, पर पहले अपन कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज करें। देखो ये थीटा सी, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा सी होगा, ऑल्टरनेट एंगल। क्या अंदर एक ट्रायंगल बन चुका है, उस ट्रायंगल में मुझे ये R ढूंढना है। तो मेरी पहली स्टेप क्या होगी, मेरी पहली स्टेप होगी साइन थीटा सी बराबर 1/μ। दूसरी स्टेप क्या है, मुझे क्या R ढूंढना है, तो टेन थीटा सी इस ट्राइंगल से बराबर R/h। अब मुझे बस टेन थीटा सी मिल जाए तो उस h को मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा काम R हो जाएगा, R मालूम पड़ जाएगा। अब साइन थीटा सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं इससे टेन थीटा सी निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। परपेंडिकुलर तो 1 हो गया, पर बेस कितना आएगा, क्या बेस होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू R/h। तो R कितना हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब मुझसे पूछा डायामीटर क्या होगा, तो क्या डायामीटर बराबर 2R दैट इज इक्वल टू 2h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे इस क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। हो सकता है तुमसे रेडियस पूछ लिया जाए, तो रेडियस क्या होगा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। हो सकता है तुमसे एरिया पूछ लिया जाए, तो एरिया कैसा होगा, सर्कुलर। तो उस केस में बेटा सर्कुलर कैसे होगा वो भी एक बार मैं समझा देता हूं। सोचो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां रखा है, उससे जो लाइट निकलेगी वो जस्ट लाइक कोन, जो अपना आइसक्रीम कोन होता है वैसे होते हुए बाहर जाएगी और उसके बाद थीटा से एंगल पे बिखर जाएगी, और उसके बाद जितनी भी लाइट जाएगी ना बेटा वो सब अंदर TIR हो जाएगी। तो मन में वो कोन जो आइसक्रीम कोन होता है वैसा के बारे में सोचो, क्या आइसक्रीम कोन का नीचे वाला पॉइंट और लाइट ऐसे खिलते हुए ऊपर जा रही है। तो ये जो शेप बनेगा कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। इसका जो एरिया निकाला जाएगा वो क्या होगा, πr²। तो उसमें भी R की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटा इस क्वेश्चन का ये आंसर याद रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायमीटर पूछे, R पूछे, एरिया पूछे, तो आप सिर्फ इस R को याद रखो, सारे काम हो जाएंगे। और क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और होता है, फाइंड द एरिया या फाइंड द डायमीटर ऑफ डिस्क टू बी पुट ऑन सरफेस ऑफ वाटर सो दैट नो लाइट रे विल कम आउट। तो आप उतने ही एरिया की डिस्क यहां रखोगे जितने एरिया में से लाइट बाहर आ रही है। तो आपसे जो पूछ रहे हैं वापस वो यही R आपसे पूछ रहे हैं, और इसी के थ्रू आप एरिया और डायमीटर निकाल सकते हो। तो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन सरफेस सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ μ1 = 2 μ2 = 1। A converging beam of light incident on the surface whose converging point is 10 cm behind the surface as shown. Find new converging point. आपको बताना है नया converging point कहाँ होगा। ये दोनों लाइट आ रही है बेटा, और ये सरफेस आ गई, इधर वाला μ1 इधर वाला μ2। आपको बताना है कि अगर ये बीच में सरफेस चेंज ना होती ना तो एक कन्वर्जिंग पॉइंट यही होता, पर क्योंकि सरफेस चेंज हो गई, इधर 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर कितना हो गया 1 हो गया। आपको बताना कन्वर्जेंस कहाँ होगा। तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको मैं 2 तरीके समझा रहा हूँ, पर पहले आप एक बार स्क्रीन पॉज करके आप लोग खुद अपने आप ट्राई करो। तो देखो पहला तरीका,
भाई मैं तो एक्सटेंशन लगाता हूँ, अगर मैं एक्सटेंशन लगाऊँ तो क्या लिखूंगा, 2 sin 45 1 sin r, बिकॉज अपने को क्या मालूम कि लाइट कितने एंगल पे जाएगी, हो सकता है ना आर कोई ना कोई एंगल बन जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा 2/√2 बराबर साइन आर, यहां से साइन आर √2 आ गया, √2 का मतलब हो गया 1.414। अब बेटा सोचो बहुत, अगर तुमने इतना देखकर कुछ नहीं सोचा तो ये गलत बात है। ध्यान दो, क्या साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। साइन की वैल्यू तो हमेशा +1 -1 के बीच में होती है। इसका मतलब क्या साइन आर की जो वैल्यू है 1.414 वो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे अधिकतम वैल्यू साइन की क्या हो सकती है, +1, सबसे न्यूनतम -1। तो क्या साइन आर की वैल्यू 1.414 इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा जब भी साइन की ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका मतलब है नॉट पॉसिबल, तो यहां समझना कि यहां रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा, TIR। ये TIR को जज करने का तरीका है कि यहां पर क्या हो रहा है, TIR। या फिर अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, दूसरा तरीका, क्या यहां पर मैं साइन थीटा से निकाल दूं। साइन थीटा सी का फॉर्मूला क्या था बेटा, μr/μd। μr कितना, रेयरर का कितना 1, डेंसर का 2। क्या यहां से थीटा सी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। और सोचो ये एंगल आई 45 डिग्री, क्या ये 30 डिग्री से बड़ा है, थीटा सी से बड़ा है। जब भी एंगल आई थीटा सी से बड़ा होगा, क्या TIR होगा, इसका मतलब बिल्कुल होगा TIR। तो मैंने आपको क्या बात समझाई, 2 बात समझाई TIR को पहचानने की, या तो साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, इसका मतलब TIR हो रहा है, या फिर एंगल आई मोर देन थीटा सी हो जाए, इसका मतलब TIR हो रहा है। अब TIR हो रहा है इसका मतलब क्या समझे, कि ये जो लाइट रे है ये उस मीडियम में जाएगी ही नहीं। अगर ये उस मीडियम में नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, लाइट दोनों की दोनों टकराकर इधर आ जाएंगी और यहां की मिल जाएगी। इसका मतलब ये सरफेस मिरर जैसा काम करेगा। तो क्या यहां पर ये कितना दूर था, 10, तो ये जो इमेज बनेगी अभी कितना बनेगी, 10 सेंटीमीटर दूर। तो मैं क्या बोलूंगा, फाइनल कन्वर्जेंस पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द सरफेस। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन 2 डिफरेंट लिक्विड्स आर 3500 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ लिक्विड। अब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है, तो याद करो फॉर्मूला क्या था। एक बार आप लोग ट्राई करना चाहते हो स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। साइन थीटा सी क्या था, μr/μd, पर क्या यहां पर म्यू तो गिवन ही नहीं है। तो मैंने आपको इसके अंदर एक फॉर्मूला और सिखाया था, इसके अंदर क्या था, λd/λr। इसका मतलब साइन थीटा सी बराबर λd, d का मतलब डेंसर, r का मतलब रेयरर, और बेटा डेंसर में जो लैम्डा होता है वो छोटा होता है, इसका मतलब 3500 अपॉन 7000। क्या वैल्यू आई हाफ, साइन थीटा सी की वैल्यू हाफ का मतलब क्या समझे, थीटा सी बराबर 30 डिग्री। इसका मतलब इस पेयर ऑफ लिक्विड के लिए जो क्रिटिकल एंगल था वो 30 डिग्री है। अब बेटा यहां पर मैं एक चीज और समझा रहा हूं, ध्यान देना। जब हम बात करते हैं विब्ग्योर की, तो मेरे को मालूम है कि जब अपन वॉलेट से रेड जाते हैं तो लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है, म्यू डिक्रीज होता है। याद करो कॉची के अंदर सीखा था, म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब म्यू और थीटा सी की बात करें तो मैं बात कर रहा हूं, बाहर एयर है और अंदर म्यू है, तो क्या साइन थीटा सी का जो फॉर्मूला बनता था बाहर ए के लिए 1/μ बनता था। इसका मतलब जिसका म्यू बड़ा उसका थीटा सी कैसा, छोटा। तो बताओ किसका म्यू बड़ा हुआ, वॉलेट का म्यू बड़ा हुआ, रेड का म्यू छोटा हुआ। इसका मतलब थीटा सी रेड का बड़ा होगा, वॉलेट का छोटा होगा। आसान भाषा में इस डायरेक्शन में थीटा सी इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, थीटा सी क्रिटिकल एंगल फॉर वॉलेट लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर रेड। बेटा यहां से क्या बात समझते हो, यहां से इतनी सी बात समझ लीजिए, जिसका क्रिटिकल एंगल छोटा उसकी TIR, उसके अंदर TIR की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। अब कैसे, बेटा हमेशा अपने को मालूम है कि TIR के लिए I मोर देन थीटा सी होता है। अगर थीटा सी छोटा होता जाएगा तो एंगल I उससे हल्का सा बड़ा हुआ TIR हो जाएगा। तो उसी को समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है, और बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझना। अगर यहां से व्हाइट लाइट है, उसमें से ग्रीन लाइट जस्ट सरफेस को टच होते जा रही, ग्रेज करते हुए जा रही है,
इसका एंगल कितना बन रहा है 90। तो ये ऐसा कब बनता है? जब ये वाला एंगल किसके बराबर हो, किसके बराबर हो, ग्रीन के थीटा सी के बराबर। अगर ये ग्रीन के थीटा सी के बराबर है तभी तो ग्रीन अलोंग द सरफेस जा सकती है। तो मान लो मुझसे पूछा गया कि बताओ कौन कौन से कलर अंदर टीआईआर हो गए और कौन कौन से रिफ्रैक्ट हो गए। तो क्या ये एंगल ग्रीन के थीटा सी के बराबर है? ग्रीन के थीटा सी के बराबर। तो क्या इन तीनों का VIB का थीटा सी तो ग्रीन से भी छोटा है। अगर इन तीनों का थीटा सी ग्रीन से भी छोटा है और ये एंगल मान लो अज्यूम कर लेता हूं 30 डिग्री अज्यूम करा है बेटा, तो इसका नाम ग्रीन का थीटा सी कितना है 30। तो इन तीनों का जो थीटा सी होगा वो 30 से छोटा होगा, 29 हो सकता है, 28 हो सकता है, 27 हो सकता है। इसका मतलब इन तीनों का थीटा सी 30 से तो छोटा है। पर क्या यहां पर ये एंगल जो है वो 30 है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है। इसका मतलब इन तीनों कलर के लिए या फिर इन सातों कलर के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके लिए 30 है और ये 30 डिग्री ग्रीन के थीटा सी से मैच हो गया, इसलिए ग्रीन ऐसा गया है। पर क्या ये 30 डिग्री VIB के थीटा सी से तो बड़ा है ना, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है टीआईआर होने की। तो जो वॉलेट, इंडिगो और ब्लू है वो तीनों की तीनों तो बेटा अंदर आ जाएंगे, उनका टीआईआर हो जाएगा। और जो येलो, ऑरेंज, रेड है वो तीनों की तीनों बाहर निकल जाएंगे बेटा, तो उनका बाहर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि ये तीनों लाइट क्या हो जाएगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। तो आपसे कोई पूछे कि अंदर कौन से कलर रह गए, तो अंदर रह गए VIB, बाहर कौन से निकल गए YOR, जिसका थीटा सी छोटा उनकी टीआईआर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब ये भी है कि क्यों अपन कहते हैं कि डायमंड कांच से ज्यादा चमकता है, क्योंकि डायमंड के अंदर टीआईआर लाइट का जो होता है ज्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास और कांच। क्योंकि कांच का जो म्यू होता है वो कांच का म्यू कितना होता है अप्रोक्स 1.5 और जो उसका थीटा सी आता है वो 40 की लाइन में आता है, जबकि डायमंड का जो आता है वो 22 के नियर बाद आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर डायमंड का थीटा सी छोटा होता है, इसलिए डायमंड के अंदर क्या होता है, टीआईआर ज्यादा होता है। इसे डायमंड हमेशा कांच से ज्यादा चमकता है। Calculate the critical angle for glass air interface if a ray of light incident on glass surface is deviated through 15 degree when angle of incidence is 45 degree। अब समझना है इस बात को, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। एक मिनट आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो बेटा। अब समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मैंने बोला कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास सरफेस। सबसे पहली बात, लाइट ग्लास सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है। अगर ये ग्लास है, इसकी सरफेस पे लाइट आ रही है कितने एंगल पे 45। अब लाइट 45 पर आ रही है और ये रिफ्रैक्ट हो गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री है। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये अपने एक्चुअल पाथ से कितना भटक गई, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा बेटा 30 डिग्री, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट टोटल 45 होगा। आप बोलोगे सर आपने तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया पर आपने सोचा ही नहीं कि लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है। बेटा उन्होंने ये नहीं बोला कि इस कंडीशन के लिए आप थीटा से निकालो, क्रिटिकल एंगल निकालो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप क्रिटिकल एंगल निकालो किसके लिए, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए। इसका मतलब उनकी तरफ से ये बात नहीं बताई जाएंगी कि लाइट को अपने को डेंसर से रेयर अज्यूम करना है। ये डेटा क्यों दे रखा है अपने को, ये डेटा इसलिए दे रखा है ताकि अपन यहाँ का म्यू ढूंढ पाए। आप बोलोगे सर ग्लास का तो याद होता है, बेटा नहीं, जब भी आपको गिवन नहीं है आप ट्राई करो पहले फाइंड आउट करने का। अगर फाइंड आउट नहीं होता है तब जाके आपको उसकी वैल्यू अज्यूम होती है ना, माननी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 45 इक्वल्स टू म्यू साइन 30 1/√2, म्यू 1/2, तो म्यू कितना हो जाएगा √2। अब बेटा म्यू √2 आ गया, तो इस डेटा से अपन ने म्यू फाइंड आउट करा जो क्वेश्चन का डेटा था। अब अपना मेन मकसद होगा कि क्रिटिकल एंगल ढूंढना ग्लास एयर इंटरफेस के लिए। अब ग्लास एयर इंटरफेस के क्रिटिकल एंगल ढूंढना, तो मन में खुद मानो कि लाइट ग्लास से जब एयर में जाएगी, मतलब डेंसर से रेयरर में जाएगी, तब क्या थीटा सी होगा।
उस केस में आप क्या लिखोगे, साइन थीटा सी बराबर 1/μ, ऊपर क्या एयर, नीचे क्या ग्लास, ग्लास का क्या म्यू √2, तो कितना हो जाएगा 1/√2। तो थीटा सी कितना आ गया 45 डिग्री। तो ध्यान रखना कभी ऐसा नहीं होता, ये डेटा अपने को बहुत बार हेल्पिंग हैंड होते हैं टू फाइंड म्यू। तो बच्चा अपन पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या ऑप्टिकल फाइबर आपने कभी नाम सुना है? ऑप्टिकल फाइबर बेटा बहुत सारी जगह काम आता है, मेनली द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। अपने जो ब्रॉडबैंड वगैरह की जो स्पीड फास्ट ये 3G 4G 5G जो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर मेडिकल फील्ड में भी काम आता है और एंडोस्कोपी में भी काम आता है। तो बेटा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मेनली क्या होता है, TIR होता है। तो जो भी सिग्नल होता है वो TIR के फॉर्म में आगे प्रोपेगेट करता है और इस कारण से उस सिग्नल की जो स्पीड है बहुत फास्ट हो जाती है और बहुत कम समय में सिग्नल ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर बारे में समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। बेटा ऑप्टिकल फाइबर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो होता है कोर, ऐसा समझो एक कोर इसका नाम है जो एक सिलेंड्रिकल पीस है, इसके ऊपर एक और कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होता है जिसको अपन कहते हैं क्लैडिंग। बेटा जो कोर होता है ये डेंसर होता है, क्लैडिंग रेयरर होती है। तो जो भी TIR होता है ना वो TIR इस कोर के अंदर होता हुआ जाता है, मतलब सिग्नल इसके अंदर ट्रेवल करता हुआ जाता है। तो अगर TIR होना है तो अंदर वाला डेंसर होना ही चाहिए और बाहर वाला कैसा होगा, रेयरर। अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो ताकि TIR हो जाए ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो उसी के लिए अपन नाम लिखा मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल इन ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो ये रेड कलर का मैंने ऑप्टिकल फाइबर बनाया है, अंदर वाला कोर है बाहर वाला क्लैडिंग है। ये लाइट यहाँ पर एंगल I पे आ रही है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, अंदर का μ2, ये वाला μ1। तो यहाँ पर जब लाइट μ3 से μ2 में जाएगी तो μ3 sin I बराबर μ2 sin R। मैंने पहली बार स्नेल से लगा दिया। क्या यहाँ से मैं sin R की वैल्यू ढूंढ सकता हूँ? sin R कितना हो जाएगा μ3/μ2 इंटू sin I। अब नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देना ये एंगल I है, अभी इनिशियली मैं मान के चल रहा हूं कि ये एंगल I थीटा सी के बराबर है इनिशियली। तो क्या ये लाइट अलोंग द सरफेस ग्रेज हो जाएगी? इसका मतलब जो लाइट है वो कोर से क्लैडिंग में चली गई। तो देखना मैं स्नेल्स लॉ क्या लिख रहा हूं, μ2 sin I, यहां पर इसको एंगल I भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू μ1 sin 90। sin 90 कितना हो जाएगा 1। तो क्या ये वाला जो एंगल I है इस सरफेस के लिए ये 90 माइनस R के बराबर है। और बेटा I मैंने पहले लिखा है, इसको I डैश लिख दिया, इसको भी I डैश लिख दिया। क्या ये I डैश 90 माइनस R के बराबर है? बिल्कुल है। तो मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस R दैट इज कॉस R, μ2 को नीचे भेज दिया, तो कॉस R बराबर μ1/μ2। अब समझना मुझे साइन R में मिल गया, मुझे कॉस R में मिल गया, ऐसा मत सोचना दोनों को डिवाइड करके tan R निकाल लेते हैं। मैंने सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर R प्लस कॉस स्क्वायर R इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी यूज कर ली। साइन R की वैल्यू मैंने रख दी, कॉस R की वैल्यू मैंने यहां रख दी, सॉल्व करा। सॉल्व करने से मेरे पास साइन इनवर्स अंडर रूट में μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर अपॉन μ3, बेटा ये μ3 अंडर रूट में नहीं है, ये एंगल I आया। इस एंगल I का रेफरेंस समझना कि इसका मतलब क्या है। सपोज इस एंगल I को पकड़कर मैं बड़ा कर देता हूं, इधर खींच देता हूं, तो बताओ अगर इस लाइट रे को पकड़ के मैंने इधर कर दिया, इस साइड कर दिया, तो एंगल I बढ़ जाएगा। एंगल I बढ़ जाएगा तो एंगल R भी बढ़ेगा, बिकॉज स्नेल्स लॉ में दोनों आमने सामने। एंगल R बढ़ेगा तो क्या ये I डैश छोटा हो जाएगा। I डैश अभी तो थीटा सी के बराबर था, I डैश अभी तो थीटा सी के बराबर था, पर जैसे इसको छोटा करूंगा क्या ये थीटा सी से छोटा हो जाएगा। अगर थीटा सी से छोटा हो गया तो रिफ्रैक्शन होगा, TIR कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये I डैश क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरी बात वापस ध्यान देना, इस लाइट रे को पकड़ा, इसको मैंने ऊपर कर दिया, जब मैं इसको ऊपर करूंगा तो क्या एंगल I छोटा होगा, एंगल R भी छोटा हो जाएगा, I डैश बढ़ जाएगा, तो I डैश की वैल्यू थीटा सी से भी बड़ी हो जाएगी। I डैश की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हुई तो क्या अंदर TIR हो जाएगा। इसका मतलब TIR कब हो रहा है, TIR तब हो रहा है जब ये एंगल I की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हो, मतलब लाइट को हल्का सा नीचे ऊपर कर दिया जाए ताकि ये एंगल I क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो ये जो एंगल I आया है इसको मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम
एक्सेप्टेंस एंगल। बेटा मैक्सिमम का मतलब ही क्या होता है कि इससे ऊपर वाले एंगल तो एक्सेप्ट ही नहीं करना, क्यों, टीआईआर नहीं होगा, पर इसके नीचे वाले एंगल पे टीआईआर हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला बेटा, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। और ध्यान रखना जब आई की वैल्यू इससे थोड़ी सी भी छोटी हो जाएगी ना तो 100% टीआईआर हो जाएगा, पर अगर इससे बड़ी हुई तो टीआईआर नहीं होगा, और इक्वल टू पे वो ग्रेस कर जाएगी, मतलब क्रिटिकल एंगल पे चल जाएगी। इसलिए अपने को कोशिश करनी है कि एंगल आई क्या हो, इससे भी क्या हो, छोटा हो। तो बच्चा क्वेश्चन देख रहे हैं, फॉर द गिवन इंसिडेंट रे शोन इन फिगर फाइंड द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो ध्यान देना, यहां पर इंसिडेंट रे आ रही है 53 डिग्री पर, इस स्लैब का मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, बाहर वैक्यूम या एयर मान के चलना है, मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानना है। अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि लाइट अंदर आई और टीआईआर हो गई, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर जैसा रिजेंबल कर लेता हूँ, क्या ये हो गया कोर, बाहर वाला क्लैडिंग, क्लैडिंग मतलब एयर ही क्लैडिंग का जैसा काम कर रही है, और जो बाहर अपना μ3 था ना वो μ3 भी एयर ही है। इसका मतलब अपना फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर आई दैट इज इक्वल टू μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर अपॉन μ3 का स्क्वायर। बेटा मैंने साइन स्क्वायर आई के फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब मेरा साइन 53 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर जो ढूंढना है -1 अपॉन 1, साइन 53 कितना हो गया 4/5, उसका स्क्वायर 16/25, ये -1 इधर आ गया +1 बराबर μ2 का स्क्वायर, इसका मतलब μ2 आ गया √41/25। बेटा ये तो वो फॉर्मूला था जब एंगल आई का बिल्कुल क्रिटिकल बात कर रहे थे अपन, इसका मतलब ये म्यू मिनिमम म्यू है। क्यों मिनिमम, अगर इस म्यू की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाए तो थीटा से छोटा हो जाएगा और टीआई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए अपन इस म्यू क्या बोला, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब। हाँ जी बच्चा, अब अपन देख रहे हैं टीआईआर का कहाँ कोई क्या क्या इफेक्ट आता है। फर्स्ट इज मिराज, दिस इज कॉज ड्यू टू द टीआईआर इन डेजर्ट्स और अदर हॉट रीजन। वैसे आपने नाम तो सुन रखा होगा मिराज का। क्या यहाँ पर होता क्या है बेटा, मान लेते हैं कि कोई डेजर्ट एरिया है, ये मत सोचना मैंने यहाँ पर पानी भर रखा है, ये मैं एयर की अलग अलग लेयर समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लेते हैं ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया है, रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में क्या समर टाइम पर जो रेत होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसका मतलब यहाँ की जो नियर बाय एयर होगी वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, और यहाँ पर जो एयर होगी वो इसके कंपैरेटिव में थोड़ी सी ऊपर ठंडी होगी इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब ये वाली तो कैसी होगी, रेयर, और ये वाली कैसे बिहेव करेगी बेटा, डेंसर। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि किसी ऑब्जर्वर को यहाँ पर क्या इफेक्ट फील हो सकता है। मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के सामने कोई ट्री है, इस ट्री से मल्टीपल लाइट रे डिस्पर्स होकर, मतलब जो सन से जो लाइट आ रही है वो इधर उधर इसके थ्रू टकराते हुए जा रही है। तो जब कोई लाइट यहां से आ रही है और वो लाइट डेंसर से, मतलब ऊपर से आ रही है, रेयर की तरफ आ रही नीचे, तो क्या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती जाएगी। तो इतनी बार बेंडिंग हो रही है कि वो अप्रॉक्स आपको कर्व दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट पर बेंडिंग इतनी ज्यादा हो गई कि उस पॉइंट पे क्या हो गया बच्चा, टीआईआर हो गया। टीआईआर हो गया तो लाइट कहाँ जाएगी बेटा, ऊपर, और यही लाइट इंसान की आंखों में आ गई। तो क्या इंसान को लगा कि लाइट उसकी आंखों में इस पाथ से आई है, तो उसको ये ट्री, ये पेड़ उल्टा दिखाई देगा और उसको ये पेड़ यहां अज्यूम नजर आएगा। अज्यूम भी नहीं कह सकते, अप्रॉक्स दिखाई देगा यहां पर उसको। क्या कभी आपने देखा है कि जब अपन गर्मी के टाइम पे सड़क पर होते हैं तो सड़क बहुत बार अपने को किसी किसी जगह बिल्कुल चमकती हुई दिखाई देती है, और अगर उसके ऊपर कोई गाड़ी आ रही होती है तो उस गाड़ी की भी उल्टी इमेज उसके अंदर बनती है। वही इफेक्ट क्या है बेटा, मिराज इफेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जो आपको उल्टी इमेज दिखाई दे रही है जो कि एक्चुअली में है ही नहीं, उसको क्या कह दिया अपन ने, मिराज इफेक्ट। तो आपको यहां पर एक्चुअल पेड़ भी दिखाई देगा और उसकी उल्टी इमेज भी दिखाई देगी। और इसी के अपोजिट
अगर ये इफेक्ट ठंडे एरिया में होता है तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल लूमिंग। लूमिंग जो मैंने वर्ड बोला है ये वहां होता है जहां पर कोल्ड एरियाज होते हैं। तो उन कोल्ड एरियाज में नीचे वाली जो एयर होती है वो ठंडी होती है, ऊपर वाली एयर नीचे वाले के रेस्पेक्ट में थोड़ी सी गर्म होती है। तो नीचे वाली एयर कैसी होगी? डेंसर। ऊपर वाली कैसी होगी? रेयरर। तो जैसे यहां पर इमेज पाताल में बनी है, बोलने का तरीका है मतलब सरफेस के नीचे बनी है, वैसे ही वहां पर इमेज ऊपर बनती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहां पर कोई इंसान है, कोई पहाड़ी पे है, यहां कोई मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से यहां पर जितनी भी एयर की लेयर्स मैंने बना दी, ये बहुत सारी लेयर है, तो क्या ये जो एरिया है ये आइस से है, तो यहां पर जो एयर है कैसी एरिया है? कोल्ड एयर है। अब कोल्ड एयर है तो कैसी होगी बेटा? डेंसर होगी। ऊपर कैसी है? रेयरर। किसके रेस्पेक्ट में? नीचे वाले के रेस्पेक्ट में। तो यही लाइट रे जब ऐसे होते हुए आएगी तो यहां पर कभी ना कभी टीआईआर होगी, इंसान की आंखों में आ जाएगी। जिस पॉइंट पर टीआईआर हुआ है और इंसान को लगेगा लाइट कहां से आ रही है? ऊपर से, तो इंसान को इसकी इमेज कहां दिखाई देगी? ऊपर दिखाई देगी। तो इस फिनोमेना को कहते हैं लूमिंग और इसको कहते हैं मिराज इफेक्ट। और इसके अंदर मेन कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है? टीआईआर।